नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज बात होगी रोजगार के अग्निपथ की। जी हां, सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के बाद ये बवाल हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान तक फैल चुका है। युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्कीम के विरोध में कई जगह आगजनी हुई है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग को रोका गया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। सेना में भर्ती अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र और गुस्से में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। युवा अग्निपथ स्कीम का विरोध करते सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बिहार में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों की कई चिंताएं हैं। इसमें सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो सेना में भर्ती होने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा। यह पहली बात तो जो भर्ती हुई थी वो 2 साल में हुई थी। 2 साल में भर्ती हो गई। अब 1.5 साल के बाद इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। 1.5 साल से बच्चे कोचिंग सेंटर पे 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। माँ बापों के सपने टूट गए, हमारा सपना टूट गया। वहीं एक और केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में रोष नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस योजना की जमकर तारीफ की है। अग्निपथ योजना को बेहतर कदम बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप समेत कई देशों में पहले से ऐसे कानून हैं और केंद्र के इस कदम से युवाओं का भविष्य बेहतर साबित होगा। ये बहुत अच्छा कदम है केंद्र सरकार का, और बहुत सारे देशों, विकसित देशों में, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को 25,000 बच्चों की जरूरत है, तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे, उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे, और जितनी जरूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। वहीं सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। ऐसे में युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी कैडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी बचे 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी। इन्हीं सवालों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। अब सरकार को आगे आकर इन्हीं उलझे हुए सवालों को समझाना होगा, ताकि युवाओं को उग्र प्रदर्शन करने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, 4 साल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके आगे क्या होगा, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। प्रवीण अत्री जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रजवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये इनेलो के प्रवक्ता हैं। दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी मेरे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। ये बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले प्रवीण अत्री जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, केंद्र सरकार ये योजना तो लेकर आई है, और जब कोई योजना लेकर आती है सरकार तो उसके पीछे कई वजह होती हैं। देश के हित में सोचा जाता है, उसके बाद ही किसी योजना को लागू करने की बात होती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इस योजना के बारे में बात करते ही या इसकी जानकारी देते ही प्रदर्शन शुरू हो गए, लोगों की नाराजगी निकल कर सामने आने लगी है। कि मैं आपके चैनल पे प्रदर्शनकारियों की बाइट्स भी देख रहा था, और वो बाइट्स देख के मुझे एक बात तो समझ में आई, युवाओं को योजना की पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरह के सवाल युवाओं की तरफ से आए कि 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद क्या होगा, वो सवाल ही बता रहे हैं कि उनको पूरी जानकारी नहीं है इस योजना के बारे में। लेकिन आपने जो कहा कि जो भी योजना है वो देश हित में आती है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं
अगर हम जियो पॉलिटिक्स में भी देखें, विश्व स्तर पे भी देखें, जो युद्ध है, जैसे कि पारंपरिक युद्ध होते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, युद्ध का स्टाइल बदल गया है, अब वो पारंपरिक तरह की लड़ाइयां नहीं होती। तो वक्त की एक तो पहली डिमांड ये है कि जो सेना हमारी है वो विश्व स्तर की बेहतरीन सेना, टेक्नोलॉजी सेवी सेना, पूरी तरह से सज्जित सेना, ये हमारी जरूरत है, जो देश की जरूरत है। अब बात आती है युवाओं की। देखिए, पहले मैं इस योजना के बारे में ये बता देता हूं कि जो युवाओं की तरफ से सवाल आया कि 4 साल के बाद क्या होगा। इस योजना में 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल की आयु तक के युवाओं की रिक्रूटमेंट होगी, जो बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया गया है। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल तक वो सेवा में रहेंगे, ये भी आपने ब्रीफ कर दिया। 4 साल के बाद जितने युवा रिक्रूट होंगे उनके 25% मतलब 1/4 जो है वो स्थायी नौकरी में रह जाएंगे अपनी योग्यता अनुसार, ये भी आपने स्पष्ट किया। लेकिन जो बाकी बचे युवा हैं उनके बारे में देखिए, पास होना इसकी योग्यता है। 4 साल बाद उन्हें +2 पास सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होगा केंद्रीय सेवाओं के लिए भी और प्रदेश की सेवाओं के लिए भी, नंबर 1। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो अर्धसैनिक बल है, जो ये युवा 4 साल की नौकरी के बाद आएंगे, अर्धसैनिक बलों में इनको प्राथमिकता मिलेगी। चाहे बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, असम राइफल्स की बात करें, जितने हमारे अर्धसैनिक बल हैं। और अब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि हरियाणा की नौकरियों में भी इन युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, विशेष तौर पे पुलिस बल के अंदर। तो पहला तो ये कि इस बात की चिंता की जरूरत नहीं है कि 4 साल के बाद क्या होगा। दूसरा, 4 साल के बाद इन युवाओं को 11,71,000 रुपया जो आर्थिक रूप से मिलेगा, उसमें अगर कोई युवा नहीं चाहता कि 4 साल के बाद कोई नौकरी करे, तो उसके लिए अगर वो कोई व्यापार करना चाहता है, कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, उसके लिए भी बैंकों से सस्ते ऋण, जिसमें इन युवाओं की प्राथमिकता होगी, ये भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया। तो जहां तक ये सवाल है कि 4 साल के बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो 21 साल का, देखिए 17.5 से 21 साल तक की आयु है, हम ये मानते हैं कि 21 साल का अगर कोई युवा भर्ती होता है तो वो 25 साल की उम्र में अगर वो दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या यूं कहिए कि वो जो 25% स्थायी तौर पे नियुक्त होंगे उनमें नहीं आता, तो उसकी आयु रहेगी 25 साल। और 25 साल के युवा के पास ऑप्शन रहता है कि चाहे तो वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करे, चाहे तो वो किसी प्राइवेट नौकरियों में भी सर्टिफिकेट की प्राथमिकता रहेगी, ये भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया। और चाहे तो वो अपना कोई कारोबार कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आशंका है युवाओं की, ये निराधार है। केवल आपको मैं युवाओं से भी अपील करूंगा, किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में होता यह है कि जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के डर से तरह तरह के भ्रामक प्रचार शुरू हो जाते हैं, और कई जगह तो विपक्षी दलों के नेता वो भ्रामकता फैलाना शुरू कर देते हैं। और हमारे पास पिछले भी कई उदाहरण है, जैसे वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वैक्सीनेशन पे किस तरह की भ्रामकता फैलाई गई, किस तरह के झूठ बोले गए। तो जब इतना व्यापक कोई परिवर्तन हो रहा हो, उसके तथ्यों को एक बार बराबर देख लिया जाए। और मैं युवाओं से भी ये अपील करूंगा कि उन्हें किसी आशंका की जरूरत नहीं, किसी आशंका से डरने की जरूरत नहीं। इस योजना में सरकार ने उनके भविष्य के बारे में पूरी तरह से सोच के तब ये योजना बनाई है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण और है, एक बात और कहूंगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि हम कई देशों के बारे में पढ़ते थे, और मैं उसमें जिक्र करूंगा विशेष तौर पे इजराइल का जिक्र हम इसलिए करते थे क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है, और जिस तरह से विश्व स्तर पे इजराइल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जब से इजराइल बना, उसमें बड़ा योगदान किया था कि इजराइल में कानून है कि हर युवा को 3 साल अपना देना होता है राष्ट्र सेवा के लिए, वो कंपलसरी है वहां पे। हमने, क्योंकि हमारी जनसंख्या इजराइल के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इजराइल की संख्या कम है जनसंख्या, तो हमने उसको कंपलसरी नहीं किया। हालांकि हम भी चाहते हैं, आप अपने देश के किसी युवा से पूछ भी सकते हैं कि, और ये डिमांड भी होती आई है कि क्या देश में आर्म फोर्सेस के अंदर कोई पीरियड 2 साल 3 साल युवाओं के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, तो आपको ये जानकारी मिले कि युवा ये ऐसा चाहते भी रहे। लेकिन हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमने उसको कंपलसरी नहीं किया, उसको केवल ऐच्छिक रखा। और मुझे लगता है कि हमारे देश का हर युवा ये भी चाहता है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो मजबूत भी रहे, टेक्नो सेवी भी रहे और विश्व स्तरीय हो, और यही सरकार का प्रयास है। ठीक है सर, आपकी बातों से कई सवाल मेरे मन में आए हैं, उनको पूछूंगी, लेकिन उससे पहले
अगले जो अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी, मेरा आपसे सवाल है, आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है इस फैसले को, इस योजना को? देखिए ये योजना के बारे में मैं बता देता हूँ। असल में जो आज का जो प्रदर्शन है या जो भी कोई हालात हुए, इस चीज में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो युवा है ये उनकी भावनाएं उजागर हुई है, उनकी जो देश सेवा करने की जो इच्छा थी कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। और जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शायद युवा समझ नहीं पाए, तो ये समझाने का काम सरकार का है। सरकार कैसे उन युवाओं को कन्विंस करेगी ये उनका काम है। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है उन युवाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है कि इस प्रकार से जो कह रहे हैं कि 75% युवाओं को और कहीं रोजगार मिल जाएगा और 25% को कंटिन्यू कर लिया जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है कि जो लिए जा रहे हैं उनको सभी को कंटिन्यू कर लिया जाए। दूसरी चीज एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, जो मैं भी अभी डिबेट में देख रहा था, दूसरी डिबेट में भी यही शब्द आ रहा था, रिजेक्ट। एक शब्द होता है रिटायर्ड और एक होता है रिजेक्ट। अगर कोई इन युवाओं को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट अगर कर दी जाए तो वो शब्द गांव समाज में, ज्यादातर जो गांव देहात के लोग हैं वो सेना में जाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं तो हमारे यहाँ पे सैनिकों की खान कहा जाता है। लेकिन जहां पर ये रिजेक्ट शब्द अगर आता है तो वो गांव समाज में क्या मुंह लेकर जाएंगे, उनको क्या कहेंगे कि आपको अगर किसी लायक ही होते तो आपको सेना में ही क्यों नहीं रख लिया जाता। तो ये एक शब्द है। और अगर वही रिटायरमेंट होती है शब्द को, तो अगर रिटायरमेंट का तो एक अलग से सम्मान होता है। सेना में कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर वो रिटायर होकर आता है तो गांव समाज में उसका एक अलग से सम्मान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की खामी है। इन शब्दों का भी कहीं ना कहीं से चयन करे तो देखभाल कर करे। आज युवाओं को एक डर बना हुआ है कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं सेना में जाने का इच्छुक हूं, 4 साल के बाद मुझे कह दे कि भाई आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं, आप इस लायक नहीं है, 25% में आप नहीं आए, 75% में आप आए हैं, आप जाओ। मेरी तो कहीं ना कहीं भावना आहत हुई है ना। मुझे अगर ये कहा जाए कि आप लोन लेके दुकान खोल लीजिए, आप कोई बिजनेस कर लीजिए, तो वो मुझे नहीं लगेगा। मुझे तो देश की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं, मैं करने के तैयार हूं, मैं सेलेक्ट हो गया। क्योंकि अब जो लिए जाएंगे वो भी कोई ना कोई उनका एक योग्य का वो बनाया जाएगा, कॉलम बनाया जाएगा, कोई योग्यता निर्धारित की जाएगी। अगर मैं वो निर्धारित योग्यता के अनुसार, मापदंड के अनुसार मैं अगर कंप्लीट उसमें सेलेक्ट हो जाता हूं और उसके बाद अगर मेरे को 4 साल बाद कहा जाता है कि आप योग्य नहीं है, तो सोच के देखिए उन युवाओं के साथ क्या बीतेगी, उनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। तो वो आज का जो माहौल है उसी को लेकर वो युवा कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो मेरा मानना है कि सरकार अगर उन युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम कर रही है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, तो उनको इस जो योजना है इसको कंटिन्यू किया जाए और एक समय अवधि बढ़ाकर उनको सम्मानजनक रिटायरमेंट दिया जाए, ताकि उन युवाओं के साथ कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक वो उनकी भावनाएं आहत ना हो। ओके, मैं आऊंगी, सोढी साहब के पास भी आऊंगी, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि इस पर सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आ रहा है। नहीं, अब उनको समझाएंगे हम। केंद्र ने जो योजना लागू की है और बहुत सोच विचार के की है, और इसमें भी जो 4 साल के बाद जो एक्सपीरियंस लेके लोग बाहर आएंगे उनके लिए बहुत स्थान है। और हम उनको अपनी पुलिस भर्ती वगैरह में मैक्सिमम प्रेफरेंस दिया करेंगे, क्योंकि वो ट्रेंड स्टाफ होगा सारा का सारा। मैं एक बात के लिए प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इजराइल में एक योजना है कि 2 साल के लिए वहाँ का हर बेटा बेटी फौज में जाता है, बाद में अपने दूसरे जीवन को शुरू करता है। उनकी आबादी हमसे कम है और इसलिए हरियाणा से आधी आबादी के बराबर उनकी आबादी, हमारी आबादी ज़्यादा है। हमारा हर बेटा बेटी तो अभी नहीं जा पाएगा, लेकिन जो 3 गुना अभी जो फौज की भर्ती होती है उससे 3 गुना लोग फौज में जाएं। जितने लोग पहले रहते हैं उतने फौज में रहें। तो आपने सुन लिया कि सरकार की तरफ से क्या स्टैंड इस पर आ रहा है। सरकार कह रही है कि इससे फायदा होगा देश को, और जिस तरह से अन्य देश इजराइल से भी इसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने की सरकार कोशिश कर रही है, तो उसको लेकर भी सवाल करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक और खास मेहमान मनीष खटाना जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोढी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लक्ष्य लेकर सरकार इस योजना को लेकर आई है, क्या लगता है वाकई इस योजना को लेकर आने से भारत की जो आर्मी है वो मजबूत हो पाएगी, या भारत की आर्मी को जो
आगे आने वाले कुछ सालों बाद जो बनाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, यंग बनाने की कोशिश कर रही है, वो सपना पूरा हो पाएगा इस योजना के साथ? जय हिंद शिष्य जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे हूं। ये जो सरकार की अग्निपथ योजना है, ये आजादी से लेके आज तक सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म है, सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। वो सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस सुधार में हर जवान, सेलर, एयरमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इसके ऊपर, इस योजना का प्रभाव उस पर आ रहा है। अभी हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग देश है। हर डेवलपिंग देश में एक सीमित पैसा होता है। इस साल का जो हमारा रक्षा बजट है वो 5.25 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन में जाता है। हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने सारे वर्गों का विकास देखना है, तो हम अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ा सकते। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनका रक्षा बजट 9% बढ़ गया इस साल। भारत के जो राजनेता हैं उन्होंने सारे वर्गों को इकट्ठे लेके चलना है। पैसा हमारे पास सीमित है, इसलिए ये जो पेंशन का पैसा बचेगा इस स्कीम में से, वही पैसा सेना के आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल होगा। आधुनिक हथियार आएंगे, आधुनिक टेक्नोलॉजी आएगी, तो सेना का जो इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा जो प्रश्न कई लोगों में है कि अग्निपथ योजना से जो अग्निवीर आएंगे, क्या इससे सेना का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है क्या उसमें कमी आएगी? मैं आश्वासन देना चाहता हूं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से, फौज के कॉम्बैट पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं एक्स एनडीए हूं, मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में 3 साल ट्रेनिंग की, उसका 1 साल ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी में की और फिर मैं ऑफिसर बना, यानी कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं ऑफिसर बना। मेरी रेजिमेंट में कई अफसर हैं जो शॉर्ट सर्विस यानी 1 साल की ट्रेनिंग करके ओटीएस चेन्नई से ऑफिसर आए। जब हम इकट्ठे रेजिमेंट में आए तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कोई भी अहम टास्क आता था वो काबिलियत के ऊपर देते थे। वो यही देखते थे कि कौन एक्सएनडीए, कौन शॉर्ट सर्विस है, कौन डायरेक्ट एंट्री है। तो ये जो एंट्री है कि ये 6 महीने के बाद ट्रेन होकर आएंगे और फौज का जो कॉम्बैट पोटेंशियल कम होगा, ये निराधार है। फौज का जो इकोसिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। फौज के बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर, सीएसओ, जवान, उनके अंदर जो जोश, जज्बा और जुनून है उसका वो एक उल्लेखनीय स्टैंडर्ड का है। और इसी की वजह से जो ये अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आएंगे, ये भी उतने ही काबिल होंगे जो कि एक रेगुलर सोल्जर होगा, जो कि नॉर्मल पूरी ट्रेनिंग करके आया है। तो फौज की जो तरक्की है वो बहुत होगी आने वाले वक्त में, ये एक गेम चेंजर होगा। नहीं, लेकिन सोडी साहब यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है कि अमूमन जब आर्मी में भर्ती होता है कोई युवा, तो 1-2 साल उसको पूर्ण रूप से सीखने में लग जाते हैं कि वो आर्मी के जो पूरे तौर तरीके हैं या जो पूरी ट्रेनिंग है उसको समझ पाए। और जब 4 साल की ये जो बात की जा रही है, 1-2 साल में अगर युवा तैयार होगा तो क्या सिर्फ 2 से 3 साल की सर्विसेज उससे ली जाएगी? जब आगे आने वाले समय में वो परिपक्व हो चुका है अपनी सर्विसेज देने के लिए, तब उसको रिटायर्ड या यूं कहे रिजेक्ट कर दिया जाएगा? शिशी जी, इनको रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। फौज का जो स्ट्रक्चर है, फौज का स्ट्रक्चर बड़ा पिरामिडिकल है। अगर हम देखें कि सिविल सर्विसेज में जो आईएएस या आईपीएस के अधिकारी जाते हैं वो सारे एक जॉइंट डीजी के या वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे रिटायर होते हैं। लेकिन फौज में सारे अफसर ब्रिगेडियर या जनरल नहीं बनते, क्योंकि फौज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पिरामिडिकल है। नीचे बेस बहुत बड़ा है, आसपास का बहुत ऊपर बहुत पतला पीक आ जाती है। यही जो एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जो ये 75% जवान वापस सेवानिवृत्त हो जाएंगे 4 साल के बाद, ये रिजेक्टेड लॉट नहीं है। ये जो स्कीम है, ये स्कीम डिजाइन की गई है ताकि जो सेना का जो आयु प्रोफाइल है वो एक जवान प्रोफाइल रहे, वो कम उम्र में जवान हो, ताकि उसकी जो फील्ड एरिया में एफिशिएंसी है वो बहुत रहेगी। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ऑलरेडी बटालियन में होंगे, जो 25% लॉन्ग सर्विस के लिए चुने जाएंगे, वो एक्सपीरियंस होंगे, उनके पास अनुभव होगा। तो जो फौज का काम है, फौज का काम उतने ही अव्वल दर्जे से चलेगा जो आज की डेट में चल रहा है। ठीक है,
राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष खटाना जी, मैं आपकी कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पर। देखिए श्वेता जी, सृष्टि जी सॉरी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया एक्सपेरिमेंट आज देश के ऊपर करने का सोचा है, मेरे ख्याल से इससे काला दिन इतिहास में कभी नहीं आ सकता। जिस जवान की ये बात करते थे, जिस किसान की ये बात करते थे, जिस व्यापारी की बात करते थे, जिस खिलाड़ी की बात करते थे, इस सरकार ने, जब से ये सरकार आई है 2014 से लगातार एक्सपेरिमेंटल सरकार है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा नोटबंदी का, नोटबंदी में व्यापारियों को मार दिया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कृषि पर, उसमें किसान आत्महत्या करने पे चला गया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे खिलाड़ियों पे। हरियाणा के खिलाड़ियों की बात करें तो ना तो उनको पदोन्नति दी गई, ना उनको जो इनाम देते थे जो वो रोक दिए गए, जिससे हमारे खिलाड़ियों का जो उनको प्रोत्साहन राशि जो मिलती थी, जिससे मोटिवेशन मिलता था, वो कम हो गया। फिर इन्होंने खिलाड़ियों को मारने का काम किया। अब ये जवानों के ऊपर आ गए, अब इन्होंने जवानों को मारने का काम कर दिया। जो लोग 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, नो रैंक नो पेंशन, नो सिक्योरिटी, नो श्योरिटी, नो जॉब, नो एजुकेशन, मतलब कि 4 साल के लिए आप किसी को वर्दी देकर और 4 साल बाद आप ये कहते हो कि हम उसकी वर्दी उतार लेंगे। जो लोग 58 साल और 60 साल में भी रिटायर होते हैं, उस दिन उनकी आंखों में आंसू होते हैं, नम होती हैं। भारत माता की जय करने वाले, जब भारत माता की रक्षा करने वाले, जो अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटते, जो सीने पे गोली खाते हैं, आप आज उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। पहली बात तो पिछले 3 साल में इन लोगों ने भर्ती नहीं करी, और जब इन पर विपक्ष का और पूरे देश में जवानों का, जब बेरोजगारों का दबाव आया, तो उन्होंने भर्ती की एक ऐसी प्रणाली निकाली जिसमें सिर्फ 25% युवाओं को ये रेगुलर करेंगे, 75% उसमें से बाहर कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उसको प्रशिक्षण देने के बाद, उसको वहां पर लेस करने के बाद, एम्यूनेशन उसको सिखाने के बाद, फौज की सारी जानकारी देने के बाद, उसको आप 4 साल बाद क्या डिप्रेशन में डालना चाहते हैं? क्या सड़कों पर धक्का खाने के लिए डालना चाहते हैं? किस चीज के लिए आते हैं? आज हमारे देश का जवान ये सुसाइड नोट करके लिख रहे हैं कि मैं देश के सेना में भर्ती नहीं हो पा रहा तो मैं सुसाइड कर रहा हूं। जो लोग भर्ती नहीं हो पा रहे वो सुसाइड कर रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा विषय है कि 4 साल बाद किसी को यह पता है कि उसकी नौकरी जा रही है। 4 साल जिसने वर्दी पहनी हो और 4 साल के बाद उसकी वर्दी उतरी हो। जो लोग जनरल साहब, कर्नल साहब रिटायर होते हैं, जिस दिन वो रिटायर होते हैं, आप पूछिए उनकी दिल से, उनकी आत्मा से कि वर्दी की कीमत क्या होती है। और आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए, आप इस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। आज देश में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी, जो सिर्फ मंदिर मस्जिद और मीनार की राजनीति कर कर सत्ता के गलियारों पर आकर बैठ गए, ना तो इन्होंने जवान को छोड़ा, ना किसान को, ना व्यापारी को, ना खिलाड़ी को। पहले दिन से जब इन्होंने नोटबंदी करी, क्या हुआ? देश में हाहाकार मच गया। जीएसटी लागू करी, क्या हुआ? 28%। अमेंडमेंट करी इन्होंने 56 टाइम, 56 टाइम इन्होंने अमेंडमेंट करनी पड़ी। इनको कुछ पता ही नहीं था जीएसटी कैसे लागू होनी है। उसके बाद इन्होंने नोटबंदी में कहा जी हम तो 1000 का नोट बंद करेंगे क्योंकि काला धन है। 1000 का बंद करके 2000 का चालू कर दिया। देखिए सोचने की बात है, 1000 का बंद किया, 2000 का चालू कर दिया। ठीक है सर। खिलाड़ियों की बात कर लो। हरियाणा में जो खिलाड़ी पदोन्नति पर बैठे हैं, जिनको हुड्डा साहब की सरकार में डायरेक्ट डीएसपी भर्ती किया था, जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। मैडम एक सेकंड लूंगा सृष्टि जी। जो लोग खिलाड़ी कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर मैं कहता हूं कि हमारा मात्र 2% आबादी वाला प्रदेश है हिंदुस्तान में, और जब हम मेडल की बात आती है तो 66% मेडल लेके आते हैं। आप पूछिए जो कांग्रेस की सरकार में जो लोग कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उनको डीएसपी बनाया था, आज तक उनको पदोन्नति क्यों नहीं की गई? ना तो कोर्ट में वो आज तक लंबित पड़ा है, ना सरकार ने करा, बल्कि उनके जूनियर। ना तो ये लोग खिलाड़ियों की बात सुनते हैं, ना ये जवान की सुनते हैं, ना किसान की, ना व्यापारी की। हाँ, एक बात इनकी बहुत अच्छी है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत जवान करते हैं जो सीने पे गोली खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट है आप देश। ठीक है, ओके सर, ओके। अत्रे जी आऊंगी आपके पास। सर मेरे को पता है आपको बहुत कुछ कहना है क्योंकि तमाम सवालों के आपको जवाब देने हैं, लेकिन उससे पहले कर रहा हूं कि एक बार और भारत माता की जय बोलिए। कम से कम पाप कम हो जाएंगे कांग्रेस के, भाई से लड़ा कम से कम कांग्रेस के कुछ पाप कम हो जाएंगे। एक बार फिर बोलिए भारत माता के नाम पर, कम से कम कांग्रेस के कुछ पाप खत्म हो जाएंगे। जारी रखेंगे। यही तो आपसे कहना चाहते हैं।
ये बड़ा नहीं, सर, शोक का नहीं, विषय नहीं, है। सर, ये सब- भाई को भाई से लड़ा भारत माता की सत्ता के जय। गलियारों में मनीष बोलिए भारत माता की मनीष जय। आज जी, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे उस हैं। पार्टी मनीष से जी, आपसे मैं संबंध रिक्वेस्ट रखते कर हैं। रही हूँ सर जब रिक्वेस्ट हमारे कर रही हूँ, सैनिक प्लीज इस डिबेट गलवान को ऐड मत में कीजिए। चाइना के उनकी सैनिकों वर्दी के उतार सामने कर अड़े हुए सड़कों थे, पे छोड़ोगे। तो आप चाइना के ठीक है सर, ठीक है। चाइना को घुस गया इंडिया मनीष में जी, कहाँ ओके मनीष जी, ठीक है सर, ठीक है। 56 इंच ऐसे की चर्चा छाती। नहीं हो पाएगी सर, ठीक 56 है, इंच की छाती कहाँ है? ठीक है मनीष नहीं जी। सृष्टि जी, चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। आप इनको पूरे भाषण का मौका दोगे और नहीं, जब हम नहीं। काउंटर करेंगे सर, आप कहते हो चर्चा नहीं ऐसे हो पाएगी। सर मैं आ भाई रही हूँ हमें ना, काउंटर सर, तो एक करना एक पड़ेगा ना। करके कुछ सर, भी एक हम एक करके बोलेंगे, बोलिए सर। ये मैसेज तो हम नहीं देने देंगे। भाषण मैं इनसे केवल भारत माता की जय बार कहलवाना चाहता हूँ। भाषण मैं में चाहता आपका हूँ कि एक बार मुकाबला और बोले नहीं है। भारत माता की जय। हम बोलिए तो खटाना साहब, भाषण भारत में माता आपका की मुकाबला जय। नहीं कम है। से कम कांग्रेस के पाप कुछ कम हो जाएंगे। बोलिए एक बार और भारत माता की बीजेपी जय। का कोई सर मुकाबला ऐसे नहीं नहीं है। चलेगा बोलिए, सर, भारत ऐसे माता नहीं की हो जय। पाएगी बोलिए, डिबेट। भारत अगर आप माता की ऐसे जय। शोर शराबा करेंगे तो ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। कम अत्रे साहब मैं आ रही हूँ सर कांग्रेस के आपके पाप तो कम होंगे। पास। बोलिए। अत्रे जी मैं आ रही हूँ आपके पास। फोन लाइन पर राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक ओपनिंग कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। दिलीप यशवर्धन जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आप पूरी चर्चा को भी सुन रहे हैं और ये जो योजना अग्निपथ सरकार लेकर आई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सृष्टि जी, जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से स्कीम के भी दो पहलू। मैं बहुत देर से सबकी बातें सुन रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक मैं कोशिश करूंगा सबकी बात करती हूँ। पहली बात तो इस स्कीम के तहत जो भर्ती हो रही है वो किसी कर्नल और जनरल कैटेगरी की हो रही है। कर्नल के बिना ऑफिसर यानी ऑफिसर रैंक के नीचे वाले सैनिक होते हैं, उस कैडर इनकी भर्ती होगी जो पहले 15 साल के 100 सैनिक। अब इसकी बुराई ये है कि 17 से 21 साल के बीच का इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोई बच्चा 21 साल में भर्ती होता है तो वो 4 साल बाद 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाए। लेकिन फायदा ये है कि जब वो 25 साल की उम्र में रिटायर होगा तो उसके पास काम करने के लिए इकट्ठा होगा, उसके बाद काम करने के लिए जज्बा होगा। यही अगर वो 32 साल की उम्र में रिटायर हो रहा था, जो शॉर्ट सर्विस करीब पहले 15 साल का था, वो 32 या 36 साल की उम्र में रिटायर होता तो उसके अंदर वो काम करने का जज्बा नहीं होता। उसको मेरी जिंदगी तब भी शुरू करनी पड़ती है और नई जिंदगी 25 साल के बाद भी शुरू करनी पड़ेगी। तो 25 साल के बाद जो युवा होता है उसके अंदर थोड़ा काम करने का जज्बा होता है और प्लस ये रहेगा कि वो 4 साल की आर्मी के डिसिप्लिन लाइफ निकल के आया होगा तो वो आगे बढ़ने को पूरा उसके पास मौका होगा। दूसरा जो फायदा है कि वो 25% लोग जिनको परमानेंट कर दिया जाएगा तो ये पहले से नहीं पता होगा। तो हर रिक्रूटर यानी कि हर सैनिक अपनी तरफ से जी जान लगा करके कोशिश करेगा कि वो जो 25% लोग परमानेंट होने वाले हो उसमें मेरा भी नाम। तो ये जज्बा उसको देश सेवा के लिए प्रेरित करेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देगा। नहीं सर, लेकिन यहाँ पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आ रहा है। सवाल तो ये भी कर रहे हैं ना युवा कि अगर उन्हें रोजगार करना है या फिर कोई और बिजनेस करना है, प्राइवेट नौकरी करनी है या कोई और भी नौकरी करनी है तो वो क्यों आएंगे आर्मी में? अगर उन्हें इसका कारण है, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस रैंक पे जिस रैंक पर ये भर्तियां हो रही है, इस रैंक पर ज्यादातर वो लोग आते हैं जो गाँव की पृष्ठभूमि से, मेजोरिटी, जरूरी नहीं है या छोटे शहरों से। उनको अगर बिजनेस शुरू करना है तो उनके पास 10-15 लाख रुपए का कॉर्पस नहीं होता। इस नौकरी को करने के बाद 25 साल में जब वो करियर बनाने के तैयार होंगे तो उनके पास लगभग 11 लाख रुपए का टैक्स फ्री कॉर्पस होगा। उन्हें किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ा फायदा देखिए, जो पहले साल में 30,000 रुपए की सैलरी डिसाइड करी गई है, वो 30,000 रुपए में से 9,000 रुपए पीएफ के हेड में काटा जाएगा और इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी कर रहा है। तो एक तरीके से उनको जो सैलरी मिल रही है 39 लाख रुपए, 39,000 रुपए मिल रही है। 9,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, 9,000 गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपको 4 साल के बाद कॉर्पोरेट ऊपर से 11 लाख समथिंग मिलेगा और वो टैक्स फ्री का होगा। तो आपके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पहली बात एक पेंशन अमाउंट हो जाएगा। दूसरी बात, आप 25% की परमानेंट कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहेगी। तीसरी बात, अगर आप 25% कैटेगरी में नहीं भी जाते हैं तो आपके पास जो अर्धसैनिक बल है उसमें जाने की आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। उसके साथ साथ जो बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी की जो सोसाइटीज बनी है, जो रिटायर्ड लोगों को सरकारी विभागों में, कॉर्पोरेट में, सिक्योरिटी एजेंसीज में रिक्रूट कराते हैं, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो जो रिक्रूटमेंट का सर, लेकिन ठीक है दिलीप जी,
रिक्रूटमेंट को लेकर भी सवाल लेकिन इसमें उठने बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं का ये भी कहना है जब अभी नौकरी नहीं मिल रही तो बात की क्या गारंटी है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अत्रे साहब यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। सर ठीक है, आऊंगी आपके पास। अत्रे साहब, आप बहुत सारे सवालों के जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगी सबसे पहले आप इस पर जवाब दीजिए कि ये जो एक इमोशनली कनेक्शन बन जाता है एक जवान का देश की सेवा करने के लिए, या देश प्रेम जो उसके मन में जाग जाता है, उसको वो जब 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, उसको वो काम करने से रोका जाएगा जिसके लिए वो अपना जीवन न्यौछावर करना चाहता है, वो उस फीलिंग को कैसे कोई कंट्रोल कर पाएगा? देखिए ऐसा है सृष्टि, सबसे पहले तो जो देश प्रेम की भावना है वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसको देश की सेवा करने का सौभाग्य 4 साल मिलेगा, ये तर्क तो किया जा सकता है, लेकिन ये तर्क कभी भी नहीं हो सकता कि देश प्रेम की भावना खत्म हो जाएगी। देश प्रेम की भावना कैसे खत्म हो सकती है किसी? अगर इस बात को, आपके तर्क को मान लिया जाए, सर, तो मैंने जिन ये देशों नहीं कहा में कि देश प्रेम की भावना खत्म हो जाएगी, मैंने कहा कि उसकी जो भावना उसके अंदर होगी देश प्रेम की, कहीं ना कहीं उसको तो चोट पहुंचेगी, क्योंकि वो सर्व करना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ देश को। जी 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 देखिए, देश की सेवा करने के अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रास्ता है सेना, आर्म्ड फोर्सेस, जहां पे सैनिक सरहद पे खड़ा होकर अपने देश की रक्षा करता है, वो एक प्रमुख है। आपको एक चीज को और समझना पड़ेगा, जो सेना से 4 साल बाद युवा सिविल लाइफ में आएंगे, आम जीवन में आएंगे, वो भले ही कहीं पे सरकारी नौकरी कर रहे हो, भले ही कहीं पे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, भले ही कहीं पे कोई व्यापार कर रहे हो, लेकिन वो सेना के डिसिप्लिन से निकल के आएंगे। इसका प्रभाव हमारे समाज पे भी पड़ेगा। आप इस बात को भी समझिए कि पूरी तरह से सेना के अनुशासन में शिक्षित युवक आम समाज के अंदर उस अनुशासन के भाव को लेके भी आएंगे। ये भी इसका एक बड़ा फायदा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा यहां पे, देखिए मैंने शुरुआती कमेंट में कहा था कि कुछ लोग हमारे देश में बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों का केवल ये काम होता है कि किसी तरह से भ्रामक प्रचार किया जाए और भ्रामक प्रचार करके देश के अंदर अशांति फैलाई जाए। कुछ लोगों का एजेंडा है, और वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह का वक्तव्य दिया उससे साबित भी हुआ। यहाँ पे कर्नल सोडी जो है इस योजना के फायदे बता रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो फायदे बता रहे हैं, और तो और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कुछ तार्किक अपनी आशंकाएं बताई। तर्क उन्होंने भी किया, लेकिन उनका एक सार्थक तर्क था, अपनी आशंकाएं बताई, जिसका बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा। लेकिन एक ऐसी पार्टी का प्रवक्ता वो आलोचना कर रहा है जिस पार्टी के नेता ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया था कि हमें सेना की जरूरत ही नहीं है। कर्नल सोडी बैठे हैं, बता देंगे। और हम सन 62 की लड़ाई इस वजह से हार गए थे कि हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे। जिस पार्टी के नेता, जब हमारे सैनिक गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, तो राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। तो ऐसी पार्टी का प्रवक्ता यहां बैठ के आलोचना कर रहा है उस योजना की जो दुनिया के लगभग 13 देशों में ऑलरेडी है, और जिसके फायदे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, डिफेंस वाले भी बता रहे हैं। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन का जिक्र हो रहा था। शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर सिविल लाइफ में आए हैं, उन्होंने सिविल लाइफ में आके आयाम स्थापित किए हैं। उदाहरण के तौर पे कैप्टन अमरिंदर, हमारे प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता हैं, MS मलिक जी, DGP रहे हैं, वो भी शॉर्ट सर्विस से आए हैं। तो उन्होंने सेना से जब वो वापिस आए तो क्या उनका जज्बा कम हो गया था? कैप्टन साहब ने वो मात्र 4 साल नौकरी किया, उनका देश प्रेम का जज्बा कम हो गया या देश सेवा का जज्बा कम हो गया? उन्होंने सेना के डिसिप्लिन का लाभ अपने जीवन में उठाया और एक नए आयाम स्थापित किए। और बहुत से उदाहरण है हमारे पास, बहुत से लोग हैं इस तरह के। तो यहाँ विषय ये है कि जो युवा 4 साल की सर्विस के बाद सामान्य जीवन में आएंगे, वो सेना का डिसिप्लिन भी साथ लाएंगे। दूसरा, सिविल लाइफ में उनके पास बहुत से ऑप्शन उनके सामने होंगे, चाहे तो वो जो हमारे अर्धसैनिक बल है वहां पे जाके अपनी सेवाएं दे, क्योंकि सरकार घोषणा कर चुकी है कि उनको प्राथमिकता मिलेगी। और जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्रियों ने ये घोषणा कर दी है कि जो प्रदेश सरकार की नौकरियां प्राथमिकता उसमें मिलेगी, विशेष तौर पे पुलिस बल। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये घोषणा कर चुके हैं। तो इतने ऑप्शन उनके सामने हैं, तो इस तरह की चिंता मुझे लगता है व्यर्थ है। अब बात आती है जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा, उनकी चिंता ये थी कि रिटायर होना और रिजेक्ट होना। हालांकि कर्नल सोडी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो 4 साल के लिए रिक्रूट हो रहे हैं, और स्थायी नियुक्ति के लिए उनके पास ऑप्शन होगा, वो अपना बेस्ट देंगे।
और एक और चीज है, ग्रामीण प्रवेश के प्रवक्ता है, मैं भी ग्रामीण प्रवेश का हूं, हमारे लोग सेना में जाते हैं, तो एक प्रैक्टिकल सच्चाई ये भी है कि बहुत से लोग अपने पारिवारिक कारणों की वजह से समय से पहले अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनके पारिवारिक कारण होते हैं, वो कई तरह के हैं, उसकी चर्चा यहाँ करना ठीक नहीं है। तो जितने रिक्रूट हुए 100% अपनी अवधि पूरी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे युवाओं के पास देश सेवा का एक ऑप्शन है और देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा का ऑप्शन, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आयाम सरकार ने खोल दिए हैं। जॉब की क्या गारंटी है सर, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी अत्रे साहब, लेकिन उससे पहले रजवंत जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। जी रजवंत जी। जिस प्रकार से अत्रे साहब बता रहे हैं, मैं उसी में एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को 4 साल के लिए ट्रेन किया जाए और फिर उसको एकदम कहा जाए कि भाई अब आप अपना कोई नया बिजनेस कर दीजिए, हम आपको लोन भी दे देंगे, हम आपको पैसे भी दे देंगे, ये चीज कहाँ तक तर्कसंगत है। दूसरी चीज है कि भारत माता की जय से अगर काम चले तो सब भारत माता की जय बोल ले और काम चल जाएगा। देश की जो सेवा करने का जो सैनिकों का जो जज्बा है, अगर देश आज सुरक्षित है आज सैनिकों के बदौलत है, और अगर हम उन्हीं सैनिकों का अगर अपमान करने का काम करेंगे तो वो कैसे देश की रक्षा कर पाएंगे। आज वो सैनिक जो सरहद पर बैठे हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, उनके दिमाग में ये भी तो बात आएगी ना कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा। और अगर आप ये जो चीज कह रहे कि हम उनको और ऑप्शन दे देंगे, तो और ऑप्शन कैसे, क्या ये चीज सोच के देखे ना कि एक हम कितनी मुश्किल से किसी भी सैनिक को कितनी मुश्किल से ट्रेन किया जाए। कर्नल छोटे बैठे हैं तो वो बताएंगे कि एक सैनिक को ट्रेन करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हम उसको बड़ी मशक्कत से उसको ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको कह देंगे कि भाई अब आपका टेनओवर हो गया, आपका जो टर्न था वो पूरा हो गया, अब आप किसी और जॉब में भी जा सकते हैं। इसमें 25% का जो रिक्रूटमेंट था वो हमने आगे सेलेक्ट कर लिया। हम 25 की नहीं, हम उन 75 की सोच रहे हैं। वो 75 की सोचिए। जिस प्रकार से एक बात और भी बता दी कि आप सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी जो रक्षा बजट की बात चल रही थी, 5.25 लाख करोड़ का जो रक्षा बजट बताया था, और 1.25 लाख जो वेतन और भत्तों में, पेंशन में, उनके और फैसिलिटीज में चला जाता है। तो क्या ये बातें सैनिकों की भी कटौती करनी जरूरी है? आज हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो उनको भी वेतन भत्ते मिल रहे हैं। अगर कटौती करनी है तो उन सांसदों के वेतन भत्तों में कटौती करने ना। क्या रक्षा विभाग में ही कटौती करना, क्या उनके पेंशन से, उनसे भी उनके डिपेंड, वो भी तो डिपेंड करता है ना। अगर आज एक विधायक वो 70 साल तक 80 साल तक मैं पूरी कर देता हूँ, सांसद है वो 80 साल तक बन जाता है, पेंशन में कटौती नहीं हो रही है। मेरी बात पूरी कर रहे हैं, अपना बता दीजिए। आप कुतर्क ना करें, मैं आपको मेरी बात पूरी हो रही है, मेरी बात पूरी हो रही है, बता दीजिए, मेरी बात पूरी हो रही थी। हाँ, मैं किसी की पेंशन में कटौती नहीं कर, मैं बात पूरी सुन लीजिए। बट मैं बता रहा हूँ, अगर विधायक है वो 80 साल तक पेंशन ले रहा है तो कटौती वहां पर कर देनी चाहिए थी। लेकिन जहां पर ये अभी तर्क बताए हैं कि उनके आज पेंशन का उनका जो भत्ता है या विधायक उनको जो पूरी नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको सैलरीज की बात आती है, तो उससे बढ़कर अगर हम इनको बढ़ाएं, रक्षा बजट को बढ़ाएं, और अगर विधायकों की पेंशन में, सांसदों की पेंशन को अगर खत्म किया जाए तो शायद वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बशर्ते कि ये कह के कि हमें इनको 4 साल के लिए, हम कहते हैं कि इनको कंटिन्यू रखें, हम इनको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं जिस प्रकार एनसीसी का। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। एक छोटा सा जवाब अत्रे जी इस बात पर दीजिएगा, आपके पास आऊंगी। उसको स्पेशल बेनिफिट मिलता है, उसको आगे रिक्रूटमेंट मिल जाती है। तो क्या इनको और जो 4 साल से प्रशिक्षित है इनको और बेनिफिट देकर क्या इनको फौज में और बेनिफिट नहीं मिल सकता? अरे रजवन जी, आप उतर नहीं कर रहा है, उतर नहीं कर रहा है। अरे क्या कुतर्क कर रहे हैं भैया? पहली बात, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जितनी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना ज्यादा भर्ती होगी, नंबर 1। नंबर 2, आर्म्ड फोर्सेस की जो संख्या है वो संख्या कम नहीं होगी। तो आप ये कैसा कुतर्क कर रहे हैं कि साहब आप पेंशन में कटौती कर देंगे, आप सैलरी में कटौती कर देंगे? नहीं, मैं कुतर्क क्या कर रहा हूं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं भाई। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप गलत तर्क कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तर्क है। पिछले 2 साल से सैनिकों की भर्ती नहीं हो रही, क्या नहीं? मैं कह रहा था 1 मिनट, क्या आप मान रहे हैं 2 साल से सैनिकों की भर्ती नहीं हो रही? फिजिकल दे चुके हैं, मेडिकल दे चुके हैं, उनका रिटर्न टेस्ट की तैयारी में वो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि अब उनके पास भर्ती करेंगे, हम उन भर्ती को पूरी क्यों नहीं कर रहे? अरे सुन तो लीजिए भाई, हर साल 50,000 भर्तियां होंगी जिसके अंदर सैनिक, नाविक, एयरमैन, हम केवल इनकी बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। हम कमीशन ऑफिसर्स और सेकंड कमीशन ऑफिसर उनकी बात नहीं कर रहे, हम केवल बात कर रहे हैं सैनिक की, नाविक की और एयरमैन की, पहले तो ये समझिए। दूसरा, जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि आप जो बैकलॉग है वो बैकलॉग 2 साल, अभी 50,000 प्रति वर्ष की जो भर्तियां होंगी वो इसीलिए होंगी
क्योंकि हमारी जो है इस वक्त आर्म्ड फोर्सेज लगभग 14.5 लाख के करीब है और आर्म्ड फोर्सेज की संख्या यही रहने वाली है, ये कम नहीं होने वाली है। रिक्रूटमेंट होगी जरूरत से 3 गुना ज्यादा, जिसमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज है। जो उसके बाद के हैं वो आ जाएंगे सिविल लाइफ के अंदर। और बार बार एक चिंता, जब वो सरकार ने ये कह दिया, जो आप देश प्रेम की बात, देश सेवा की बात कर रहे हैं, जब वो आके सीआरपीएफ के अंदर काम करेंगे, बीएसएफ में काम करेंगे, असम राइफल में काम करेंगे, या हरियाणा पुलिस में काम करेंगे, या उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करेंगे, साहब वहां भी तो देश सेवा ही कर रहे हैं वो। यहाँ देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, बॉर्डर पे बाहर के दुश्मनों से लड़ते हैं, केवल अंतर इतना है। यहाँ से भी देश सेवा में क्या अंतर है? नहीं थोड़ा सा जवाब मैं कर देता हूँ सर, रुकिए। आप रिजर्वेशन, आप उनको एक्स सर्विसमैन, एक मिनट, एक्स सर्विसमैन में आप उनको कोटा दे रहे हैं, क्या 50% से ज्यादा कोटा कर सकते हैं आप? सर ठीक है, रुकिए, आपके सवाल का जवाब देंगे अत्रे साहब जब उनका नंबर आएगा। लेकिन सोढी साहब, मेरा आपसे सवाल है, आर्मी तो जवान हो जाएगी, लेकिन सर तजुर्बे का क्या? एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। सृष्टि जी, जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जो 25% रिटेन होंगे उनके पास तजुर्बा होगा। जो जेसीओज हैं, जो ऑफिसर काडर है, उनके पास बहुत ज्यादा तजुर्बा होगा। तो जहां तक फौज की बात है, इस योजना से फौज में तजुर्बे की कमी नहीं आएगी। फौज का जो कॉम्बैट पोटेंशियल आज की डेट में है वो आगे भी रहेगा। हमारा फौज का जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। जब एक नया जवान या नया ऑफिसर आता है ट्रेनिंग करके, तो उसके जो सीनियर होते हैं, चाहे ऑफिसर हो, जेसीओ या सीनियर हवलदार हो, वो सारे उसको अपने बच्चे की तरह ट्रेन करते हैं। और वो जो नया एक जवान आता है या नया ऑफिसर आता है, वो हमेशा बटालियन का नाम रोशन करता है। मैं शिशी जी आपको बताना चाहूंगा कि जब हम ऑफिसर बन के भी कमीशन होके जाते हैं, तब भी हमारे जो हवलदार और जेसीओ होते हैं, हालांकि सर्विस में हमसे जूनियर होते हैं, लेकिन उनके पास तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, वो हमें ट्रेन करते हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि फौज में तजुर्बे की कमी नहीं आएगी। ये जो योजना है, इस योजना से फौज को फायदा होगा आने वाले वक्त में। ठीक है, मनीष जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद दिलीप यशवर्धन जी से मैं सवाल करूंगी। देखिए मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बार बार कहा ये उस पार्टी से, ये उस पार्टी से। तो मैं उस पार्टी से हूँ जिस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे राजीव गांधी जी की बात करें। नहीं, अब आप बैठिए आराम से अत्रे साहब, मैं बड़े चलिए बताइए था। हाँ बोलिए। देश प्रेम की भावना हमें बताने की जरूरत नहीं है, और जो देश प्रेम की भावना की हमारे भाई बात कर रहे थे वो ठीक बात कर रहे थे। सृष्टि जी ने कहा कि जो देश प्रेम की भावना उनमें 4 साल में आएगी और उसके बाद आप उनको निकालकर सड़कों पे छोड़ देंगे। फिर आपने एक बात करी कि जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम उनको हरियाणा पुलिस में लेंगे या इधर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, घोषणाओं की सरकार है, एक्सपेरिमेंट की सरकार है। जब से आई है या तो एक्सपेरिमेंट हो रही है, घोषणाएं हो रही हैं। मुझे बता दीजिए स्मार्ट सिटी कहां पर है, मुझे बता दीजिए स्मार्ट गांव कहां पर है, मुझे बता दीजिए ब्लू ट्रेन कहां पर है, मुझे बता दीजिए 2 करोड़ रोजगार कहां है, मुझे बता दीजिए 15 लाख रुपए कहां है। अग्निपथ पर ही रहेंगे सर, अग्निपथ। ये जो अग्निपथ जो आपने एक नया एक्सपेरिमेंट जवान के साथ करने का काम करा है, मेरे ख्याल से ये देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप जवानों के साथ जो भारत माता के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, उनको आप वर्दी डालकर, उनको आप ट्रेंड करके और 4 साल बाद दोबारा बेरोजगारी के उस दलदल में डाल दोगे जहां पर आज देश में पिछले 8 साल से त्राहिमाम मचा हुआ है। आज देश में भारत वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, और युवा आज देश में बेरोजगार है क्योंकि कोई भी नई कंपनी, कोई भी विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आया। कोई ऐसे रोजगार के नए आयाम इस सरकार ने स्थापित नहीं करे जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये जो नया एक्सपेरिमेंट आप जो करना चाह रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट आपने व्यापारियों पे किया नोटबंदी करके, फिर आपने किसानों पे करा। 750 किसान सड़क पर मर गए, लेकिन आपने टस से मस नहीं करी। आखिर 1 साल के बाद आपकी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ठीक है सर, जीएसटी में आपने अमेंडमेंट करी, आप बैकफुट पर आए। तो ये जो आपने जो नया कानून ला रहे हो, यहां पर भी आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा। लेकिन आप जब आएंगे जब सैकड़ों जवान सड़क पर या तो अपने प्राण दे देंगे या कोई अनहोनी घटना हो जाएगी। आपको इस देश के जवान और किसान से कोई मतलब नहीं है। सत्ता की गलियारों पे मंदिर, मस्जिद और मीनार की राजनीति करके जिस तरीके से आप बैठे हैं, आप इसको, मैं आपसे हाथ जोड़कर
एक कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक देशवासी होने के नाते मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि ये जो आप सैलाब देख रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे किसी मां के लाल लील हो जाएं। और दोबारा जिस तरीके से किसानों के आपने बिल वापस लिए, 750 किसान जब वहां पर बेचारे अपने शहादत दे गए, जिनको आपने खालिस्तानियों का नाम दिया, जिनको आपने खालिस्तानियों का नाम दिया, और वो आप बैकफुट पर आए, आप यहाँ भी बैकफुट पर आएंगे। अनिल विज जी ने एक बयान दिया, अनिल विज जी ने एक बयान दिया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। आप उनकी दोबारा स्टेटमेंट सुनो, उनको भी पता है ये गलत हो रहा है, क्योंकि सेंटर से हो रहा है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं सकते। आपकी मजबूरी है हमें यहाँ करना, आपकी मजबूरी है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। सेना की ऐसी बहुत सारी सेना की ऐसी बहुत सारी खुफिया जानकारी आप उन जवानों को देकर 4 साल बाद निकालने का जो काम कर रहे हो, ये बहुत चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। अत्रे साहब, सुनने का मादा रखा करो। जब आप भाषण दे रहे थे मैं सुन रहा था, आप मेरे बीच में मत बोला करो। नहीं, आप बीच में नहीं, आप बीच में आपने सबके बारे में बोला, आपने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बोला। अगर देश में हरित क्रांति योजना बनी है, अत्रे साहब मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं, अगर सत्ता में है तो आपका अधिकार है क्या बीच में बोलने का? अगर आप सत्ता में है तो आपको अधिकार है बोलने का। पहले कहा था कि ये बार-बार देश में श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कंप्यूटर क्रांति कांग्रेस की देन है, और भाईचारे को खत्म करके हरियाणा को जलाने की भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये आपकी देन है। किसानों के साथ एक्सपेरिमेंट और घोषणाओं की सरकार है, आपने लूटी, लूट आपने सीएलयू के नाम पे किसानों की जमीनें लूटी, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास, की फसल नहीं खरीदी, इसके अलावा कुछ नहीं है। साहब की सरकार थी, मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं, हुड्डा साहब की सरकार में 36 बिरादरी का भाईचारा और विकास था। अगर आप ऐसे शांत नहीं होंगे तो चर्चा भटक जाएगी मुद्दे से। भाई से लड़ाने का काम क्यों सर, ये डिबेट मुद्दे से भटक रही है। ऑडियो डाउन कर दीजिए सर। आप रुकिए मनीष जी, मैं ऑडियो डाउन करवा रही हूँ, इसलिए आप प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। मेरा सवाल दिलीप यशवर्धन जी आपसे है, क्योंकि भर्तियों की बात हो रही है, भर्तियां तो की जाएंगी। अगर 100% भर्ती हो रही है तो उसमें से 4 साल बाद 75% जो युवा है वो बेरोजगार भी होंगे। लेकिन युवा यहां पर यह भी कह रहे हैं कि रोजगार की तो कोई गारंटी नहीं है। भर्ती अगर अभी नहीं हो रही है, अभी बेरोजगारी से युवा परेशान है, तो क्या लगता है जब आगे आने वाले 4 साल में एक साथ इतने सारे युवा बेरोजगार होंगे तो उनको नौकरी कौन देगा? दिलीप जी। पहली बात तो जो बात निकल के आ रही है एक्सपीरियंस की कमी होती है, वो सारी बातें हैं। तो एक्सपीरियंस की कमी हम संभाल सकते हैं तो ये ऑफिसर करते हैं। ग्राउंड लेवल की भर्तियां हो रही, फर्क समझने की जरूरत है कि हम भर्ती लेवल तक करने जा रहे हैं। मैंने बताया कि फर्स्ट और जिला ऑफिसर की भर्ती होने वाली ग्राउंड लेवल का काम होता है, इनसे एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है। लेकिन जो कमांड करते हैं तो सीनियर ऑफिसर करते हैं, जो लोग कमांड नहीं करते सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उनके खिलाफ पर एक्टिविटी होती है। और फिर बात बेरोजगारी की आती है। बेरोजगारी अगर मालिकों को कहीं नौकरी मिलती है तो बेरोजगार करती है, लेकिन यहाँ अगर 4 साल की नौकरी करने के बाद वापस आ रहे हैं तो उनको समाज में सम्मान नहीं देता। एक वापस उनके पास और बेरोजगार नहीं होंगे, उसके पास रोजगार के नए अवसर होंगे, एक जज्बा होगा, उसके अंदर जोश होगा। उस जोश को 4 साल खाली पैसे के व्यक्ति को और 4 साल काम करने के बाद लौटने के व्यक्ति की जोश में बहुत फर्क होगा। और 25 साल जो परिपक्वता दी जाती है तो एज तक आते आते उनके पास देश सेवा का एक्सपीरियंस होगा, ग्राउंड लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होगा, उसके पास एक कॉर्पोरेट फंड होगा और उस फंड के साथ साथ उसके पास 4 सालों का उनको खाना फ्री मिलना है, इलाज फ्री मिलना है, जो पैसा है वो टैक्स पैसा मिलना है। उसके साथ उनके पास एक भविष्य में बिजनेस करने का मौका मिलेगा, बन जा सकता है, कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी एजेंसी में जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और बेरोजगारों की संख्या कम होगी, बढ़ेगी नहीं, इससे कम होगी। जो 1% इस योजना में मुझे नजर आता है, हो सकता है भाजपा के काउंटर जरूर करेंगे कि हाँ जो सिक्योरिटी होती है आगे की, वो सिक्योरिटी भी हो जाती है। 4 साल के बाद जब बच्चा निकल के आएगा वो
सिक्योरिटी कैसे होगी, इस पर नजर जल्दी तो बहुत। सर ठीक है, अत्रे साहब, सभी को रोजगार देना क्या संभव हो पाएगा? नौकरियां कहां से लाएंगे? इतनी कोई गारंटी तो है नहीं। देखिए ऐसा है सृष्टि, इसीलिए नौकरियों के साथ साथ वो अपना व्यापार कर सके, इसी बैंक से उनको सस्ता ऋण उपलब्ध होगा, ये भी प्रोविजन बीच में है उनके लिए, एक ये सुविधा भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सृष्टि यहाँ पे जी, देखिए हमने जब सैनिकों के विषय पे चर्चा करनी शुरू की तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बजाय सैनिकों पे बात करने के, इस योजना पे बात करने के, वो दाएं बाएं घूमे। उसका कारण है एक बहुत बड़ा, क्योंकि जिस पार्टी से वो संबंधित है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर सेना से सबूत मांगते थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना से सबूत मांगते थे। तो जिस पार्टी को हमारी सेना के शौर्य पे शक हो तो उस पार्टी का प्रवक्ता सेना के ऊपर चर्चा कैसे करेगा? अब विषय आ जाता है किसानों का। मैं केवल आपके माध्यम से सर नहीं, किसानों पे नहीं जाएंगे सर, मुझे ये बता दीजिए सर, अब समय बहुत कम है। अत्रे साहब सुनिए तो सर, इस डिबेट को करने का मकसद इसलिए भी था कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये डिबेट हो सके, और कहीं ना कहीं जो सर, तो इसलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो युवा इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें सर गलती किसकी है? क्या सरकार की तरफ से हर बार कमी रह जाती है? देखिए ऐसा है सृष्टि, मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं तो मकसद यही है कि जो युवा हमारी इस डिबेट को सुन रहे हैं उनको चीजें स्पष्ट हो जाएं। एक उदाहरण देके समझाता हूं साधारण में। अगर सेना की रिक्वायरमेंट मान लीजिए 10 सैनिकों की है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 4 टाइम। हम रिक्रूट कितने करेंगे? 40। उसमें से 4 साल के बाद कंटिन्यू कितने करेंगे? 25%, मतलब 10 जितनी रिक्वायरमेंट थी। तो लेवल वही का वही है। जो 30 की एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट हुई, एक तो उनको 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिला, इसको रोजगार के संदर्भ में देखे तो रोजगार भी मिला। हालांकि मैं सैनिक की नौकरी को रोजगार नहीं मानता, मैं उसको देश सेवा मानता हूं। उसके बाद उसके सामने उस एक्सपीरियंस की वजह से, उस तजुर्बे की वजह से आगे के दरवाजे खुल गए। सरकारी नौकरियों में उसको प्राथमिकता मिलेगी, अर्धसैनिक बलों में उसको प्राथमिकता मिलेगी, व्यापार करना चाहे तो उसके लिए उसके पास सस्ता लोन उपलब्ध है, और जब वो 4 साल बाद आएगा तो उसकी अपनी पॉकेट में 12 लाख होगा। तो मतलब ये है कि इससे रोजगार के साधन भी बढ़े और युवाओं को देश सेवा का अवसर भी मिला। आप इस बात को इस तरह से समझे, मतलब ये आम के आम और गुठलियों के दाम, ये इस तरह की योजना है। लेकिन कुछ लोग इसलिए झूठ बोल के भ्रम फैलाना चाहते हैं क्योंकि उनकी मंशा मैंने पहले बताया। आप देखिए ना कोरोना काल में क्या हुआ था। नहीं सर ठीक है, अब क्योंकि समय कम है, अब समय कम है, इसलिए सबसे मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। कम शब्दों में अगर सब अपनी लास्ट कमेंट यहाँ पर अपने बात रखना चाहें तो सबसे पहले सोढी साहब, लास्ट कमेंट आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो ये वायलेंस हो रहा है इसको बंद करें, क्योंकि इससे हमारे देश का नुकसान होता है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप नजदीक के आर्मी के रिक्रूटिंग ऑफिस में जाइए, वो आपको सारी डिटेल देंगे। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये जो योजना है ये बहुत ही अव्वल दर्जे की योजना है, चाहे देश हित के लिए चाहे युवा हित के लिए। थोड़ा इसको वक्त दीजिए, जैसे थोड़ा वक्त जाएगा हम योजना को समझ पाएगा और योजना के फायदे देख पाएगा। ठीक है सर। रजवंत साहब, सर लास्ट कमेंट आपका। देखिए सृष्टि जी, मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं लास्ट कमेंट बता देता हूँ कि इतने लंबे समय तक भर्ती नहीं हुई, और आज जब भर्ती हो रही है तो फिर अभी अत्रे साहब कह रहे हैं कि हम उनको अपॉर्चुनिटी और देंगे, उनको और रास्ते खुल जाएंगे। अगर और रास्ते खुल जाते तो ये भर्ती की दिक्कत ही नहीं आती। इसका मतलब तो यही होगा सरकार भर्ती नहीं कर रही। दूसरी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक्स सर्विस मैन को कुछ बेनिफिट देने की सरकार बात कर रही थी। एक एसपीआईओ लगे होते हैं, जो फौज से रिटायर्ड फौजी अगर आते हैं तो उनको एसपीआईओ लगाया हुआ है हरियाणा पुलिस में। एक बार उनसे ये तो पूछे उन एसपीआईओ को कितना वेतन मिलता है? 14,500 रुपए। तो ये चीज, ये तो खाली अगर अपने खाना पूर्ति करने के लिए अगर इस तरह का काम करेंगे तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है युवाओं का। लेकिन ये युवाओं का सर, क्योंकि मैं डिबेट की क्लोजिंग यही करना चाह रही थी आपसे आखिरी कमेंट लेके, लेकिन अब मुझे लग रहा है अत्रे जी अगर आप कम शब्दों में फटाफट से अपनी बात रख पाए तो। मैं तो केवल इतना कहूंगा, रजवंत जी 6 साल पीछे हैं। एक तो रजवंत जी अपनी घड़ी को 6 साल आगे कीजिए, आप 6 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आज वो जो है पैसा है वो 18,500 रुपए पहले तो इसको की। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं जो 60 साल से ज्यादा की आयु के लोग हैं, और हम बात कर रहे हैं जो 25 साल के युवा हैं। सुन लीजिए रजवंत जी, ठीक है सर, माफी के साथ मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है।
अगर किसी की बात अधूरी रह गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा हमने आज की, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये। अग्निपथ पर हमने जिक्र किया क्योंकि इसको लेकर ही युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है और अब कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि युवा जो है इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सरकार ये योजना लेकर आई है तो इससे आने वाले समय में सेना का और आम जन का फायदा होगा, लेकिन उम्मीद हम भी यही करते हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द अपनी बात जो है युवाओं तक पहुंचा सके, बेरोजगारों तक पहुंचा सके, ताकि ये जो हालात देश में इस वक्त बन रहे हैं वो ना बने। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।